हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रीन फॉर ब्रेन। 1192 में लड़ा गया तराइन का युद्ध एक ऐसा युद्ध साबित हुआ जिसे भारत पर इस्लामिक विजय के रूप में देखा जाता है। ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन नामक जगह पर। अब इसे समझने के लिए हम पहले जानेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में और इस युद्ध की वजह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। सबसे पहले जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इनके बारे में जो अधिकतर जानकारी मिलती है वो पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक से मिलती है, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और खास मित्र चंद बरदाई द्वारा लिखी गई थी, जो पृथ्वीराज चौहान को एक महान राजा के रूप में स्थापित करती है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म राजा सोमेश्वर और कर्पूरा देवी के घर गुजरात के पाटणपतन में हुआ था। सोमेश्वर चौहान ने अजमेर की गद्दी 1169 से 1177 तक संभाली थी। पृथ्वीराज चौहान के जन्म के साल को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कोई इनके जन्म को 1149, कोई 1166, तो कोई 1168 बताता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को 11 वर्ष की उम्र में ही अजमेर के राजा का ताज पहनाया गया था, जिससे 1166 इनके जन्म का साल ज़्यादा सटीक महसूस होता है। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही वीर और साहसी था, जो सैन्य कौशल सीखने में बहुत तेज था। पृथ्वीराज ने अपनी शिक्षा सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से हासिल की थी, जो वर्तमान में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद है। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण यानी केवल आवाज़ सुनकर तीर चलाने में महारथी थे। वो अश्व और हाथी नियंत्रण विद्या में भी निपुण थे। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में गुजरात के राजा भीमदेव को हराया था। दिल्ली के शासक और उनके दादा अंगम ने उनके साहस और बहादुरी को देखकर उन्हें दिल्ली के सिंहासन का भी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जहां उन्होंने मजबूत राजपूत साम्राज्य का निर्माण किया। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम में किया। उनके साम्राज्य में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी शामिल थे। पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत ही विशालकाय थी। इसमें 3 लाख सैनिक, 300 हाथी थे। इनकी सेना बहुत संगठित थी। इसी के चलते पृथ्वीराज चौहान ने काफ़ी युद्ध जीते थे और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। उस समय कन्नौज के राजा जयचंद्र हुआ करते थे। काफ़ी इतिहासकारों के हिसाब से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज के बहादुरी के किस्सों से काफ़ी प्रभावित थी। जयचंद्र ने संयोगिता के स्वयंवर में सभी राजाओं को बुलाया, पर पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान भरी सभा में आकर संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाकर अपने साथ ले गया और विवाह कर लिया, जिससे जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन काफ़ी इतिहासकारों के हिसाब से इतिहास में इसकी कोई पुष्टि नहीं है। चूँकि जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान ने लगभग साथ ही साथ अपने अपने क्षेत्रों की गद्दियाँ संभाली थी, तो इस वजह से कुछ क्षेत्रों को लेकर इनके बीच में विवाद हमेशा रहा था। इसी जयचंद्र की भूमिका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ उसमें दर्शाई जाती है। वो कैसे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर वंश के संस्थापक अलाउद्दीन जहाँ सौज के भतीजे थे। अलाउद्दीन जहाँ सौज ने पहले गद्दी अपने पुत्र सैफुद्दीन गौरी को दी थी, लेकिन सैफुद्दीन गौरी की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने अपने भाई के लिए काफ़ी काम किया। भाई के साम्राज्य का खूब विस्तार किया। 1173 में गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन को गौर क्षेत्र सौंप दिया। फिर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत की ओर प्रस्थान किया। वो एक अफगान सेनापति था और कुशल सैन्य चालक भी था। वह भारत में लूटपाट के साथ इस्लाम भी फैलाना चाहता था।
अब हम जानते हैं शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध की वजह को। गौरी ने 1180 से 86 के बीच पंजाब, सियालकोट, लाहौर, भटिंडा को जीत लिया था। भटिंडा को तबर हिंद भी कहा जाता है। तबर हिंद पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था और गौरी ने इसी तबर हिंद पर अपना अधिकार कर लिया था, जिस वजह से गौरी और चौहान के बीच युद्ध होना तय हो गया था। यह युद्ध हुआ 1191 में, जिसे तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है। तराइन हरियाणा में स्थित एक जगह है जिसका अभी नाम तरावड़ी है। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता। पृथ्वीराज चौहान ने के सामंत गोविंद राज ने युद्ध में गौरी को बुरी तरीके से घायल किया। सेना में भगदड़ मच गई तथा तुर्क के सैनिक भागते हुए अपने क्षेत्र मुल्तान में सुरक्षित पहुंच गए। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से कुछ गलतियां हुई। एक तो पृथ्वीराज चौहान की सेना ने हारे हुए सैनिकों का पीछा नहीं किया और उसके सैनिक सुरक्षित ही बच गए और मोहम्मद गौरी भी मारा नहीं गया। इसी वजह से ही मोहम्मद गौरी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए पुनः अपनी सेना को संगठित किया और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध की घोषणा की। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जयचंद्र, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को युद्ध के लिए प्रेरित किया और अपनी सैन्य शक्ति मोहम्मद गौरी को दी थी। लेकिन कुछ इतिहासकार ये नहीं मानते। इसकी ये वजह है कि ये युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने 2 सालों के भीतर ही चंदावर की लड़ाई में जयचंद्र को मार डाला और उसका साम्राज्य अपने नाम किया। तो अगर जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया होता तो वो जयचंद्र पर कभी भी आक्रमण न करता। खैर, असल सच्चाई क्या है वो तो इतिहास के पन्नों में ही दबी रह गई। बहरहाल, तराइन के द्वितीय लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेना आमने सामने खड़ी थी। पृथ्वीराज चौहान की सेना में 3 लाख सैनिकों ने भाग लिया था, जबकि मोहम्मद गौरी के पास 1,20,000 सैनिक थे। गौरी की सेना में एक विशेष बात यह थी कि उसके पास शक्तिशाली घुड़सवारों का एक दस्ता था। उस समय भारतीय सेना में हाथी के द्वारा सैन्य प्रयोग किए जाते थे। गौरी के घुड़सवारों ने आगे बढ़कर राजपूत सेना के हाथियों को चारों तरफ से घेर लिया और तीरों की वर्षा शुरू कर दी, जिससे हाथी ना आगे बढ़ पा रहे थे और ना ही पीछे हट पा रहे थे। इसी वजह से हाथियों ने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। नियमों के अनुसार पृथ्वीराज की सेना रात में युद्ध नहीं करती थी, जबकि मोहम्मद गौरी की सेना बिना किसी नियमों को माने रात में भी मारकाट मचा रही थी। परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान और उसके राजकवि चंद बरदाई को बंदी बना लिया गया। बस यहीं से ही भारत में इस्लामिक विजय का परचम लहराना शुरू हो गया। कहा जाता है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और वहां उसकी आंखें फोड़ दी और वो उसे जान से मारना भी चाहता था। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर था। उसकी ये कला मोहम्मद गौरी देखना चाहता था। इसी को देखते हुए पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने एक योजना बनाई और मोहम्मद गौरी को तवे पर चोट करने को कहा। जैसे ही आवाज़ आई, पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया जो मोहम्मद गौरी के सीने में जाकर लगा और वो मारा गया। बाद में पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने एक दूसरे का वध कर आत्म बलिदान दिया। ये बात है 1192 की, पर कुछ इतिहासकार इस घटना को सत्य नहीं मानते हैं। उनके अनुसार मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में पाकिस्तान के झेलम क्षेत्र के पास हुई। जाटों के एक उपसमूह ने उससे बदला लेने के लिए उसे मार डाला। पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऐतिहासिक मत भले ही न मिलें, पर इतना ज़रूर है कि वो एक साहसी और वीर या राजपूत योद्धा था जिसने काफ़ी बार बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा की थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में